अस्सलाम वालेकुम। प्रोसेस ऑफ यूनिटी देख रहे थे हम इसके पहले कि डाइवर्सिटीज़ के बावजूद यूनिटी कैसे होती है, इख्तिलाफ में इत्तेहाद कैसे होता है। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, फिर भी वी फीलिंग कैसे आती है, फिर भी लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, वननेस कैसे होता है। तो अभी देखते हैं कि कैसे अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिटी है और फिर वो यूनाइट कैसे होते हैं। तो चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ। इसमें फर्स्ट वन है जोग्राफिकल यूनिटी। इंडिया लाइक एवरी अदर कंट्री हैज़ इट्स ओन बाउंड्रीज दैट आर नेचुरल। दूसरे तमाम ममालिक की तरह इंडिया की भी अपनी बाउंड्रीज़ है, जोग्राफिकल बाउंड्री है, ज़मीनी हद जिसे हम कहते हैं, और नेचुरल है। In the north stands the Great Himalayas and water bodies on the other sides of the Indian Peninsula। जो नॉर्थ में हिमालय के ऊंचे पहाड़ हैं, जबकि दूसरे साइड में वाटर बॉडीज़ है, नदियाँ, समंदर वगैरह। क्लाइमेट कंडीशंस वेरी टू ए लार्ज एक्सटेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो मौसम है वो इंडिया के अलग अलग इलाक़ों में मुख्तलिफ होता है। कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं ह्यूमिडिटी होती है। तो क्लाइमेट कंडीशन भी वेरी होती है, चेंज होती है। अलग अलग एरियो में अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन देखने के लिए मिलती है। दो द ओवर आर्किंग मानसून सीज़न कनेक्ट्स द होल ऑफ द कंट्री। हालांकि इंडिया के मुख्तलिफ मकामात पर क्लाइमेट कंडीशन, मौसम की हालत मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो ओवर आर्किंग मानसून है वो पूरे कंट्री को जोड़ता है। जो मानसून इंडिया में तकरीबन एक ही वक्त में आता है, मतलब सारे ही इलाक़ों में। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 15 दिन, महीना भर, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही मरतबा आता है। उसकी वजह से क्या होता है, वन वुड फाइंड सम काइंड ऑफ यूनिटी इन द एग्रेरियन साइकिल सच एज द सोइंग सीजन एंड द हार्वेस्ट सीजन। उसकी वजह से ये होता है कि जो काश्तकारी का साइकिल है, जो ये पूरे इंडिया में सेम होता है। सेम टाइम में फसलें बोई जाती है और फसलों की कटाई होती है। फसलें की काश्त का जो साइकिल होता है, फसलों की काश्त का जो मौसम होता है वो सेम होता है। देखते हैं द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज रिवर्स, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट कट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ इंडिया। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कुदरती वसाइल है, जो कुदरती ज़राए हैं, जैसे नदियाँ, मदनियात, जंगल, ये तो इंडिया के तूल और उर्ज़ दोनों में ही पूरे फैले हुए हैं। जो इंडिया की लंबाई चौड़ाई में पूरे सभी तरफ फैले हुए हैं। शेयरिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज गिव्स द पीपल ए सेंस ऑफ फननेस। और जब हिंदुस्तान के लोग इन कुदरती ज़राए को शेयर करते हैं आपस में, कोई इलाक़े में किसी किस्म के, जैसे हम इधर नागपुर के अतराफ़ में देखते हैं तो सागवान के बहुत दरख्त हैं यहाँ पर, और ऑरेंज के, संतरों के बाग़ात हैं यहाँ। और यहाँ से मुल्क के दूसरे हिस्से में ये जाते हैं और दूसरे हिस्सों के मादनियात, दूसरों हिस्सों के वसाइल कुदरती हम वहाँ से लेकर आते हैं। तो ये जो शेयरिंग है कि हम एक दूसरे के साथ में ये चीज़ें शेयर करते हैं, ये क्या होता है कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है। एक वननेस की फीलिंग आती है कि हाँ, हम सभी एक है, ये चीज़ें सभी की है। Festivals such as Onam in Kerala, Makar Sankranti in Western and South India, Pongal in Tamil Nadu, Baisakhi in Punjab and Bihu in Assam revolve around the harvest season। और जो हिंदुस्तान में फसलों के त्यौहार मनाने का रिवाज है, तो ये काश्तकारी का जो मौसम है, वो बारिश की वजह से तमाम मुल्क की तमाम जगहों पर ही तकरीबन आसपास ही होता है। फरवरी मार्च वगैरह में ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मिलते जुलते दिनों में ये मिलते जुलते ही आते हैं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये सारे काश्तकारी के त्यौहारों के नाम है, हार्वेस्ट सीज़न के फेस्टिवल्स हैं ये। केरला में ओनम मनाया जाता है, वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया में मकर संक्रांति मनाया जाता है, और सेंट्रल इंडिया में भी मकर संक्रांति मनाया जाता है। नागपुर में इधर और हमारे अपने तरफ इसकी छुट्टी होती है मकर संक्रांति की।
और जो पतंग उड़ाते हैं और काफ़ी धूमधाम से मकर संक्रांति इधर मनाया जाता है। पोंगल इन तमिलनाडु, बैसाखी इन पंजाब। हालांकि बैसाखी पंजाब का काश्तकारी का त्यौहार है, फसलों का त्यौहार है। मतलब जब नई फसलें लगाई जाती है और फसलें काटी जाती हैं, उस वक्त में ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं। तो बैसाखी लेकिन महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र में भी इसकी गैजेटेड हॉलीडे होती है। बिहू इन आसाम रिवॉल्व अराउंड द हार्वेस्ट सीजन। तो ये सारे जो काश्तकारी के त्यौहार हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ये इंडिया को कनेक्ट करते हैं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं। रिलीजियस यूनिटी, रिलीजियस मज़हबी इत्तेहाद कैसे हो सकता है? हालांकि हिंदुस्तान में तो इतने सारे मज़ाहिब हैं, इतने सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं और कोई कम कोई ज़्यादा है, फिर यहाँ पे इत्तेहाद कैसे आता है, यहाँ पे यूनिटी कैसे होती है? Although various religious groups in India present external difference, it is not impossible to trace some commonly shared elements. हालांकि हिंदुस्तान में भारत में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके अपने अपने बिलीफ है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम उसमें से कॉमन एलिमेंट्स बाहर निकालें। अब इस्लाम मज़हब की बुनियाद अलग है, हिंदू रिलीजन की बुनियाद अलग है, क्रिश्चियनिटी की बुनियाद अलग है, सबके अपने अपने बिलीफ हैं। फिर लेकिन हम उसमें से यूनिटी कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? इतने इख्तलाफात के बावजूद, बिल्कुल मुख्तलिफ अक़ीदे, मुख्तलिफ बिलीफ होने के बावजूद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी हम इसमें से कैसे एकता को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? देखते हैं। ईच रिलीजन प्रीचेस फंडामेंटली रिलीजियस फेथ एंड शेयर्स ए बिलीफ इन द वैल्यू ऑफ लाइफ, benevolence, pity and virtues such as honesty, simplicity, goodness etc. क्या होता है कि हर एक रिलीजन, हर एक मज़हब, वैसे तो जो उसके फंडामेंटल फेथ है, रिलीजियस फेथ है, वो प्रीच करता है। जैसे इस्लाम मज़हब का फंडामेंटल फेथ ये है कि खुदा एक है, आपको उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये इसका बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल फेथ है कि आपको खुदा को एक मानना है, उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं कर सकते और कोई और खुदा नहीं हो सकता, कोई इंसान भी खुदा नहीं हो सकता, कोई दूसरा एलिमेंट कोई भी खुदा नहीं हो सकता। जबकि हिंदू रिलीजन में ऐसा है कि उनके शायद लाखों करोड़ों भगवान हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि बारिश का भगवान अलग और एजुकेशन के लिए भगवान अलग और जो फसलों का भगवान अलग और डिफरेंट उनका ओपिनियन ऐसा है। और जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी यही मानते हैं कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। लेकिन वो साथ ही ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा, जीसस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और नियर टू गॉड वो उसे मानते हैं। या बहुत सारे, हालांकि क्रिश्चियनिटी में भी क्रिश्चियन लोग भी इसको शिर्क ही कहते हैं कि खुदा के साथ में आप और किसी और को उसका पार्टनर ठहरा रहे हो या आप उसके साथ में किसी को रख रहे हो, तो ये शिर्क है। लेकिन पता नहीं उनके कंसेप्ट किस तरह से, उनकी जो रिलीजियस बुक्स है उसमें यही लिखा है कि शिर्क सबसे बड़ा सीन है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन पता नहीं फिर कैसे उनके बिलीफ कहाँ से चेंज हुए और अभी वो लोग अल्टीमेटली शिर्क ही करते हैं और जीसस को, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे शुरू हुई और कैसे वो लोग ये करते हैं। बट स्टिल देयर आर क्रिश्चियंस जो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर या प्रॉफिट ही मानते हैं, खुदा का बेटा नहीं मानते। तो एक्चुअली क्रिश्चियन फेथ यही है कि जो मुस्लिम है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानते हैं, साथ ही वो जीसस या ईसा अलैहिस्सलाम और जो दूसरे प्रॉफिट है उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं और उनको भी मानते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन है वो होल एंड सोल जीसस या ईसा अलैहिस्सलाम को ही मानते हैं। तो ये जो फंडामेंटल फेथ है ये तो सबके डिफरेंट है, लेकिन ये जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, दूसरों का भला चाहना, तरस, हमदर्दी और ईमानदारी, सादगी, अच्छाई, ये जो वैल्यूज़ है, ये जो वर्चूज़ है, ये सारे ही रिलीजन के लोग प्रीच करते हैं।
तो इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजियस फेथ, ये इसमें के कॉमन वैल्यूज़ है, और लेकिन साथ ही इंडिया मुख्तलिफ मजहबी अक़ीदों की ज़मीन है। रिलीजियस यूनिटी इन इंडिया फाइंड इट्स एक्सप्रेशन थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन जो मजहबी इत्तेहाद है ये हमको जो इसके मजहबी इबादत गाहें हैं, भारत में जो मजहबी इबादत गाहें हैं पूरे भारत में, पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, यहाँ पर हम लोगों के हुजूम से ये यूनिटी को देख सकते हैं। विजिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड थ्रॉन्ग टू रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिंदू एज बद्री नारायण इन द नॉर्थ। जो हिंदुस्तान से जो सयाह हैं, हिंदुस्तान मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए बोल सकते हैं, रिलीजियस प्लेस पे इनकी भीड़ इकट्ठी होती है, इनका हुजूम होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में बद्री नारायण जो हिंदुओं का मकाम है वहाँ पर लोग जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर सारे हिंदू ही जाते हैं, लेकिन हिंदू रिलीजन में भी तो कितने सारे सेक्ट हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, और दूसरी बात ये कि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे घूमने के लिए भी चले जाते हैं यहाँ पर। कभी अब मुस्लिम तो खैर मंदिर के रास्ते आमतौर पर उतना नहीं जाते हैं, लेकिन और जो दूसरे रिलीजन के लोग हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैविश हो गए, पारसी हो गए, ये लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। द्वारका इन द वेस्ट एंड रामेश्वरम इन द साउथ एंड पुरी इन द ईस्ट द गोल्डन टेम्पल ऑफ द सिक्स इन अमृतसर। अलग अलग मकामात पर अलग अलग मजहबी इबादत गाहें हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। द क्रिश्चियन चर्च एट वेलकनी, द जेविश सिनेगेग इन फोर्ट कोची, श्राइन्स ऑफ मुस्लिम सेंट्स, अजमेर दरगाह एट्सेट्रा। ये सब अमृतसर में सिखों का गोल्डन टेम्पल है, क्रिश्चियन चर्च है वेलकनी में, जेविश लोगों का सिनेगॉग है फोर्ट कोची में, और अजमेर की दरगाह है जहाँ पर लोग जाते हैं। फेस्टिवल सच एज कुंभ मेला, फीस्ट ऑफ मदर मेरी, कुरुक्षेत्रा फेस्टिवल, गणपति, दुर्गा पूजा, मोहर्रम, त्रिशुप्रम अट्रैक्ट्स लैक ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स ईयर आफ्टर ईयर। ये जो सारे फेस्टिवल है ये लाखों लोगों को मुतासिर करते हैं, लाखों लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, और रिगार्डलेस ऑफ फेथ और रिलीजन, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये उनके ही रिलीजन का त्यौहार हो, वो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन भी बहुत सारे लोग सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं। Despite differences of individual religious practice, religious celebrations and days continue to represent the religion unity of this vast country. मज़हबी इख्तिलाफ़ात होने के बावजूद, मज़हबी अक़ीदे अलग होने के बावजूद हिंदुस्तान में लोग त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, और ये जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी रोल ऑफ रिलीजन इन सोशल इंटीग्रेशन देखते हैं कि समाजी एकता में मज़हब का क्या रोल होता है। एम.एन. श्रीनिवास जो कि एक मशहूर सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, एग्जामिन्स द रोल ऑफ रिलीजन इन सोशल इंटीग्रेशन एज ए बाइंडिंग फोर्स अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। जो एम.एन. श्रीनिवास है वो तज्ज़िया करते हैं कि जो रिलीजन है वो सोशल इंटीग्रेशन में एक बाइंडिंग फोर्स की, एक जोड़ने वाली क़ुव्वत के तौर पर देखा जा सकता है, ग्रुप में भी और इनफरादी तौर पर भी। ही रिफर्स टू 3 पॉइंट्स, वो ये 3 पॉइंट बताते हैं। द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स एट द विलेज एंड अदर लोकल लेवल्स। जो लोकल लेवल पर मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप और कास्ट के बीच में जो रिलेशन होता है। द जनरल रोल ऑफ रिलीजन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मुल्क के डेवलपमेंट के लिए जो रिलीजन का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, माशी तरक्की के लिए जो मज़हब का रोल होता है। मज़हब, अब जैसे हज करने के लिए मुसलमान जाते हैं तो हर साल इतने लाखों लोग इंडिया से हज के लिए जा रहे हैं, तो इंडिया को वो जो ट्रैवल का जो एक्सपेंसेस है वो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त करते, इंडियन गवर्नमेंट को जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को वो सारे पैसे जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की उतनी इनकम होती है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे होता है। तो ये जो रोल ऑफ रिलीजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रिलीजन एंड सोशो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस
जो मज़हबी और सोशो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, इसको वो देखते हैं फ़ोर्स की, तो बाइंडिंग फ़ोर्स के तौर पर सोशल इंटीग्रेशन में। देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड स्पेसिफिक इकोनॉमिक फंक्शंस दे परफॉर्म। इनका ऐसा मानना है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ है और जो मुख्तलिफ़ जो मज़हबी बिरादरी है और इनके जो पेशे हैं, जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं, इनके बीच में जो एसोसिएशन होता है, ये एक बाइंडिंग फ़ोर्स है जो सोशल इंटीग्रेशन को मजबूत करता है। द स्प्रेड ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, और जैसे जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रोडक्टिविटी भी है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो उनके मज़हब से मुताल्लिक़ चीज़ें होती हैं, उनकी पैदावार हिंदुस्तान में होती है, फिर उनकी बिक्री होती है, तो वो सारे जो मार्केट ग्रोथ होता है उसकी वजह से। The spread of various communities all over the country and diversification of their economic activities have strengthened the process of social integration. तो जो बहुत सारी मुख्तलिफ़ जो कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो बहुत सारी जो बिरादरी या कौमें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, उनके अलग अलग उनमें तनूँ हैं, इख्तिलाफ़ तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, उनमें तनूँ हैं और हर किसी की हर कोई अपनी अपनी तरीक़े से कंट्रीब्यूट कर रहा है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो उनकी है, जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनकी है, वो समाजी इत्तेहाद के, सोशल इंटीग्रेशन के अमल को ताकत पहुंचा रही है, उसको मजबूती पहुंचाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को जोग्राफ़िकल यूनिटी अच्छे से समझ आया होगा। पॉलिटिकल यूनिटी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। खुदा हाफिज़।